वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। इनोवेट अध्ययन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा 2021 हेतु वाणिज्य विषय प्रश्नोत्तरी इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000 रुपये, प्रिफरेंस डिविडेंड है 25,000 रुपये, टैक्स 10,000 रुपये और इक्विटी कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ यानी 10 लाख रुपये और पर शेयर का प्राइस है 10 रुपये। व्हाट विल बी अर्निंग पर शेयर? ईपीएस क्या है? ईपीएस अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर सीखेंगे आज हम। तो देखिए, अर्निंग पर शेयर का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो हम कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 1,50,000। अब इस 1,50,000 में से आप घटा दीजिए टैक्स, और टैक्स कितना दिया हुआ है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये घटा दीजिए, तो 1,40,000 रुपये आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने क्या माइनस करना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड यानी पूर्वाधिकार लाभांश। तो कितना आपका दिया हुआ है 25,000 रुपये। तो 1,40,000 में अब माइनस कर दीजिए 25,000, तो आपका आ गया 1,15,000 रुपये आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब हम इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा? टोटल इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय पर शेयर प्राइस। तो 10 लाख रुपये आपका क्या है? 10 लाख रुपये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसको 10 रुपये से डिवाइड कर दीजिए पर शेयर प्राइस से। तो आपका 1 लाख जो है इक्विटी शेयर्स का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गया 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, 1,15,000 जो हमारा निकला था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, तो हमारा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो इस प्रकार से अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 115 डिवाइड 100 यानी 1 रुपीज़ 15 पैसा। तो आंसर इज सी, 1 रुपया 15 पैसे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड आउटसाइड इज नोन एज। विभाज्य लाभ में से बाहर विनियोजित रकम को क्या कहा जाता है? संचय यानी रिजर्व, कोष यानी फंड, कैपिटल रिजर्व यानी पूंजी का संचय, या सीक्रेट रिजर्व। तो देखिए, संचय किसे कहते हैं? संचय तो होता है जैसे मान लीजिए आपने विभाज्य लाभ में से कुछ पैसा अपने ही व्यवसाय में आपने आगे विनियोग करना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो तो रिजर्व हो गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व रखा है और वो आपने बाहर की साइड यानी किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है शेयर्स में, तो वो कहलाता है कोष। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फंड यानी कोष। और कैपिटल रिजर्व तो हम कैपिटल प्रॉफिट में से आप बनाते हैं कैपिटल रिजर्व। जैसे कैपिटल प्रॉफिट क्या हो, जैसे मान लो हमने कोई एसेट सोल्ड की और एसेट सोल्ड करके हमें कोई प्रॉफिट हुआ कैपिटल प्रॉफिट, तो उसमें से हम कैपिटल रिजर्व को संचित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फंड यानी कोष। जब भी हम किसी भी डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जमा करेंगे और उसको बाहर विनियोजित करना हो तो कहलाता है कोष। आंसर बी। अगला प्रश्न है, डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड एजेंट फॉर। अभिकर्ता को देय प्रतिशोध कमीशन दिया जाता है हार्डवर्क के लिए यानी कठिन परिश्रम के लिए, मीटिंग इंसिडेंट एक्सपेंसेस यानी आनुषंगिक खर्चों के लिए, या अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबल ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स, क्रेता से भुगतान प्राप्त उत्तरदायित्व हेतु, या अचीविंग टारगेट ऑफ सेल्स सेट बाय प्रिंसिपल यानी प्रधान द्वारा निश्चित बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब देखिए, डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है? डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है बैड डेब्ट्स को, जो भी बैड डेब्ट्स होते हैं, डेटर्स पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, वसूल करने के लिए जो है एजेंट को कमीशन दी जाती है। तो ये आ जाता है अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबल ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स। आंसर सी। अगला प्रश्न है, ग्रेकुनास प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ। ग्रेकुनास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि का, स्पेन ऑफ कंट्रोल नियंत्रण का विस्तार, या जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन, या साइंटिफिक मैनेजमेंट विज्ञानी प्रबंधन। अब देखिए, विज्ञानी प्रबंध का तो आपने FW टेलर ने दिया है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया है, ठीक है। और जनरल मैनेजमेंट का दिया है आपका फ्योल ने, हेनरी फ्योल। और स्पेन ऑफ कंट्रोल इज द राइट आंसर, ग्रेकुनास ने दिया है स्पेन ऑफ कंट्रोल।
स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। किसी भी मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, वो कितनों को इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है, दैट इज स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो ये दिया ग्रेकुनास प्रोपोनेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। अगला प्रश्न है व्हेन ड्राइंग इज इन द एंड ऑफ एवरी मंथ देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर। जब आहरण प्रत्येक माह के अंत में किया जाता है तब ब्याज कितने माह के बराबर लगेगा, 5 मंथ, 6 मंथ, 5.5 महीने या 6.5 महीने। अब देखिए ड्राइंग का फार्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो पहली ड्राइंग आपने मंथ के लास्ट में की है तो आपका मतलब 11 महीने बचे आपके पास ड्राइंग के, और जब आपने लास्ट ड्राइंग दिसंबर में की होगी तो आपके पास 0 महीने बचे होंगे अपॉन 2, यानी 5.5 महीने के बराबर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, यानी आंसर सी। अगला प्रश्न है X and Y partners inform their profit ratio 3:2. Z as a new partner brought 4,000 as goodwill in cash. His share in profit 1/5. What is get equally from X and Y? Goodwill will be credit to. अब देखिए एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनका रेशो 3:2 है, और जेड न्यू पार्टनर है 4,000 गुडविल लेके आया, कितनी 40,000 गुडविल लेके आया वो 40,000 रुपये इन कैश। अब ये किस में बटेगी, सेक्रीफाइस पार्टनर में बटेगी जो पुराने पार्टनर्स हैं। ही शेयर 1/5 है जेड का, और वो इक्वली प्राप्त करता है एक्स वाई से। सीधी सी बात है, जब वो अपने शेयर का प्रॉफिट इक्वली प्राप्त कर रहा है तो इक्वली ही गुडविल उन दोनों को मिल जाएगी। तो 40,000 का इक्वल हो गया 20,000 एंड 20,000, तो आंसर इज सी। तो दोनों को हम क्रेडिट कैसे करेंगे, तो देखो कैश लेके आया गुडविल, तो आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल हो जाएगा। लेकिन ये इक्वल होगा 20-20 हज़ार रुपये, तो उनके अकाउंट को हम 20-20 हज़ार से क्रेडिट कर देंगे, तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखिए वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड। अंशधारी द्वारा रद्दीकरण हेतु स्वैच्छिक अंशपत्रों को वापसी, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, या नन ऑफ दीज। अब देखिए कोई शेयर होल्डर है, अगर मान लीजिए वो कॉल्स मनी नहीं दे पा रहा है तो कंपनी फॉरफीचर कर लेती है, अंशों का हरण करती है कंपनी, अगर कॉल मनी पैसा नहीं दे पा रहा है। लेकिन अगर अंशधारी इनेबल है और वो अपनी इनेबिलिटी को शो करता है तो वो उसको सरेंडर कर देता है, तो आंसर इज सी, अंश पत्रों का समर्पण। अगला प्रश्न है सेटिस्फैक्ट्री रेशियो बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड। दीर्घकालीन ऋण और शेयर धारक निधि के बीच कौन सा अनुपात संतोषजनक अनुपात है। अब देखिए आइडियल रेशियो जो होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी का मतलब होता है जितने भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसको हम इक्विटी से डिवाइड कर दें, यानी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर दें, तो हमारा आ जाता है डेप्ट इक्विटी रेशियो, वो माना जाता है 2:1 सेटिस्फैक्ट्री रेशियो, तो आंसर इज डी 2:1। अगला प्रश्न है इफ डेप्ट इक्विटी रेशियो एक्सीड्स इट इंडिकेट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की, तो ये आइडियल माना जाता है 2:1, और जितना ये कम होगा उतना अच्छा माना जाता है, तो इससे ज़्यादा होने पर रिस्की हो जाएगा, तो आंसर इज बी। जैसे ही आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये माना जाएगा रिस्की, तो सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न। कंपनी के परिसमापन पर ऋण पत्रों की मूल राशि वापस होगी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, या सबसे आखिरी में लास्ट ऑफ ऑल, या बिफोर इक्विटी कैपिटल, या आफ्टर इक्विटी कैपिटल। तो इसका सही उत्तर है बिफोर इक्विटी कैपिटल, समता अंश पूंजी से पहले डिवेंचर्स का पेमेंट होगा। अगला प्रश्न है पी लिमिटेड forfeited 150 shares of 10 rupees each issued at premium 2 rupees for non-payment of the final 3 rupees. Out of these 100 shares reissued 11 rupees per share. How much amount transferred to capital reserve? अब देखिए कितना अच्छा सवाल है। कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए, 150 किया, और 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो आपके पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 रुपये। शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 150 शेयर्स आपके फॉरफिटेड हुए हैं और आपने 10 रुपये उसमें मांगा गया है, तो 1500 रुपये आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें प्रीमियम डेबिट नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट पे तो पैसा आ गया होगा। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपये, तो जो नहीं मिला उसको कर दीजिए टू फाइनल कॉल 3 के हिसाब से 450 रुपये, तो बाकी पैसा फॉरफिटेड में आ जाएगा 1050 रुपये।
तो 1050 हमारा चला गया फोरफिटेड में। तो शेयर फोरफिटेड कितना हो गया 1050। अब हमने इसमें से 100 शेयर्स 11 के हिसाब से रीशूट कर दिए। अब सीधी सी बात है 1050 शेयर फोरफिटेड कितने अंशों का है, यह है 150 शेयर्स का, और हमें 100 शेयर्स का निकालना है। तो कितना चला जाएगा 15 7 जा 105, तो 700 रुपये हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व। द आंसर इज फर्स्ट, कि उसमें कुछ लॉस ही नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है RTI ई फाइलिंग के लिए अब क्या अपलोड होता है। फॉर ई फाइलिंग ITR इनकम टैक्स रिटर्न इज अपलोडेड WXLS, WXML या WPDF या WDoc। तो इसका सही आंसर है WXML। तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है स्कंद मूल्यांकन हेतु AS2 के अंतर्गत स्वीकार्य लागत सूत्र है। फॉर स्टॉक वैल्यूएशन विच कॉस्ट फॉर एक्यूमुलेशन मेथड इज एक्सेप्टेबल एज फॉर AS2, फीफो, लीफो, हीफो या GXI। तो इसका सही आंसर है फीफो। अगला प्रश्न है लागत लेखांकन ओरिजिन ऑफ कॉस्ट इज कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग रिमूव लैक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी कि प्रमाप लागत की कमी को दूर करने के लिए, रिमूविंग लैक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंधकीय लेखांकन की कमी को दूर करने के लिए, या रिमूविंग लैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन की कमी को दूर करने के लिए, या नन ऑफ दिस। अब देखिए लागत लेखांकन का उद्भव क्यों हुआ, ये हुआ है आपका रिमूविंग लैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला प्रश्न है MBO फुल फॉर्म एंड प्रोपाउंडेड बाय। MBO की फुल फॉर्म क्या है, इसे प्रोवाइड किसने किया, प्रतिपादन किसने किया। तो FW टेलर मैनेजमेंट बाय ऑफिसर्स, हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट ऑफ बाय ओकेशंस, पीटर ड्रकर मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव्स, या हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो सही आंसर है पीटर ड्रकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पीटर ड्रकर कहते हैं कि मैनेजमेंट और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलकर गोल सेट करने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकें और जितनी भी बाधाएं आती हैं ऑब्स्टिकल्स आती हैं वो दूर हो सकें। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है कंपनी की स्थिति विवरण अंतिम खाते कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के तहत तैयार किए जाते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी आर प्रिपेयर्ड। 128, 129, 209, 212। तो आंसर इज 129। अगला प्रश्न है इफ टोटल इनकम इज 4,20,194.50 पैसा द राउंडेड ऑफ इनकम विल बी। क्या होगी सैलरी 4,20,194.50 में से राउंड ऑफ कितना किया जाएगा, 4,20,194, 4,20,195, 4,20,190 या 4,20,200। तो इसका सही उत्तर होगा 4,20,190। तो राउंड ऑफ किया जाएगा 4,20,190। आंसर इज सी। अगला प्रश्न है फॉर कैपिटल गेन बीइंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन SSC शुड रिटेन द एसेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ हेतु निर्धारित को कितने समय की अवधि के लिए संपत्ति को अपने पास रखनी चाहिए, 40 महीने, 36 महीने या 36 महीने से ज़्यादा या 36 महीने से कम। तो इसका सही आंसर है मोर देन 36 मंथ। अगला प्रश्न है इन केस ऑफ शेयर्स लॉन्ग टर्म गेन विल अराइज इफ द SSC रिटेन द शेयर्स विद इन हिम पीरियड ऑफ। अंश पत्रों के संबंध में दीर्घकालीन लाभ हेतु निर्धारित को अंश पत्र अपने पास कितने अवधि के लिए रखनी चाहिए, लेस देन 12 मंथ, 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इज मोर देन 12 मंथ। अगला प्रश्न है Which of the following expenses loss is not admissible as deduction while computing income from business and profession। व्यापार एवं व्यवसाय से आय की गणना करते समय निम्नलिखित खर्चों और हानियों में से छूट के रूप में स्वीकार्य नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड लॉस इन फायर 20,000, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 10,000, कमीशन ऑफ ₹2,000 पेड टू रिसीव बिजनेस, या ₹5,000 पेड एज फीस टू ए लॉयर ऑफ ड्राफ्टिंग द नीड ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसका सही उत्तर है डी, साझेदारी समझौते के कार्य का मसौदा तैयार करने हेतु वकील को दी गई फीस। अगला प्रश्न है द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज। घर संपत्ति से आय शीर्षक के तहत आय की गणना का आधार क्या है, म्यूनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीप्ट, स्टैंडर्ड रेंट या एनुअल वैल्यू। तो देखिए इसमें ये तीनों होते हैं, तीनों को टोटल करके मान लीजिए जैसे म्यूनिसिपल वैल्यू भी होता है, प्लस रेंट रिसीप्ट भी है आपका, और प्लस स्टैंडर्ड रेंट भी है, और इन सबको जोड़ के आपका आ जाएगा और उसमें से माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स, तो आपका आ जाता है एनुअल वैल्यू। तो आंसर इज डी।
अगला प्रश्न है विच इज़ राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ मैक्सिमम डिडक्शन, विच इज़ राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैक्सिमम डिडक्शन। सेक्शन 80C डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट 1,50,000, सेक्शन 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़, सेक्शन 80 CCD डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन अकाउंट बाय एम्प्लॉइज 10% ऑफ सैलरी एंड 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, या ऑल ऑफ दीज। तो सारे इसमें सही हैं, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है कॉस्ट ऑडिट इंक्लूड्स, लागत अंकेक्षण में क्या शामिल है। स्टोर इन एवं अतिरिक्त पुर्जों का अंकेक्षण, सामग्री श्रम तथा व्यय का अंकेक्षण, या चालू माल का अंकेक्षण, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है स्टोर्स ऑडिटिंग एंड ऑडिटिंग करेंट गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है डाउटफुल एसेट्स आर, संदिग्ध संपत्ति क्या है। लाइबिलिटी अंडर गारंटी, इन्वेस्टमेंट इन पार्टी शेयर्स, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, या डिस्काउंट एंड नॉट मैच्योर्ड बीआर। तो सही उत्तर है अयाचित अंश पूंजी, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अगला प्रश्न है व्हाट इज मीन बाय थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन इन ऑडिटिंग, अंकेक्षण में तृतीय पक्ष पुष्टि से क्या तात्पर्य है। कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस ऑफ डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, देनदार तथा लेनदार के शेष की पुष्टि, कन्फर्मेशन ऑफ बैंक बैलेंस की पुष्टि, या कन्फर्मेशन ऑफ बेल डिपॉजिट्स जमानत जमा की पुष्टि, या कन्फर्मेशन ऑफ रेलिवेंट लायबिलिटीज प्रासंगिक देयताओं की पुष्टि। तो सही उत्तर है कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस ऑफ डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। अगला प्रश्न है व्हाट इज मैट, मैट क्या है। मैक्सिमम अल्टरनेट टैक्स, मैक्सिमम एडवांस टैक्स, मिनिमम एडवांस टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो द राइट आंसर इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये लास्ट है कि जो बुक वैल्यू दी होती है बुक बैलेंस उस पर लगता है बुक प्रॉफिट पे, और बुक प्रॉफिट में पहले 18.5% था, फिर जो सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्हें से 15% कर दिया। एक तरह से मैट एक प्रोविज़न है जिसमें जितनी भी आपकी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनको मिनिमम गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। तो दैट इज़ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अगला प्रश्न है ओवर कैपिटलाइजेशन इज व्हेन, अति पूंजीकरण है जब रियल अर्निंग लेट करंट रेट, रियल अर्निंग रेट लेस करंट रेट, रियल अर्निंग रेट इज इक्वल टू करंट रेट, या नन ऑफ दीज। अर्जन की वास्तविक दर चालू दर से कम हो तो उसे कहा जाता है अति पूंजीकरण। तो आंसर इज ए। अच्छा प्रश्न था द मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए अधिकतम आयकर की दर क्या है। 10%, 20%, 30%, या 40%। तो आंसर इज 30%, 30%। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल लिवरेज इज, वित्तीय उत्तोलन क्या है। EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, EBIT डिवाइड बाय EBT, सेल्स डिवाइड फिक्स एसेट्स, एंड प्रॉफिट डिवाइड सेल्स इंटू कैपिटल। तो द राइट आंसर इज EBIT डिवाइड बाय EBT, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स को डिवाइड कर दी अर्निंग बिफोर टैक्स। अगला प्रश्न है मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS इज इक्वल टू सेल्स माइनस DP कैन बी इंक्रीज्ड, सुरक्षा की सीमा में बढ़ोतरी हो सकती है। इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि परिवर्तनशील लागत को बढ़ाकर, इंक्रीज फिक्स कॉस्ट स्थिर लागत को बढ़ाकर, या डिक्रीज प्रोडक्शन क्वांटिटी उत्पादन मात्रा घटाकर, या इंक्रीज सेल्स प्राइस यानी बिक्री मूल्य बढ़ाकर। तो सही आंसर है इंक्रीज सेल्स प्राइस। अगला प्रश्न है इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन, किस धारा के अंतर्गत साझेदारी फर्म में लाभ का विभाजन कर मुक्त है। सेक्शन 10, सेक्शन 10A, सेक्शन 10(2)A, या सेक्शन 10(A)(1)A। द आंसर इज सेक्शन 10(2)A। अगला प्रश्न है विच इज रॉन्ग इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट, रॉन्ग बताना है। 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड रिफ्यूअल बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर रकर बिल्कुल सही है। साइंटिफिक मैनेजमेंट FWTL बिल्कुल सही है। X and Y थ्योरी ऑफ मोटिवेशन DM ग्रेगर। तो देखिए इसमें सारे सही लग रहे हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं उस हिसाब से देखते हैं। तो ऑल आर राइट स्टेटमेंट्स, D आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न है सेबी वाज एस्टेब्लिश्ड एंड इट हेड ऑफिस इज एट, इस सेबी की स्थापना भी और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है। 1992 दिल्ली, 1988 लखनऊ, 1988 मुंबई, या 1998 कोलकाता। तो सही आंसर है C 1988 मुंबई। और ये सेकंड लास्ट प्रश्न है सैलरी अंडर सेक्शन 17(1) डज नॉट इंक्लूड, धारा 17(1) के तहत वेतन में शामिल नहीं है वेजिस, पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रेजुटी। तो इंटरेस्ट शामिल नहीं होता क्योंकि अदर सोर्स में आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और अगला प्रश्न है लास्ट इन एनी फर्म मैक्सिमम नंबर इज फिक्स बाय, किसी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। पार्टनरशिप 1932, कंपनी एक्ट 1956, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है कंपनीज एक्ट 1956 जिसमें संख्या 20 बताई गई थी। और ये नियम
2014 में बताई गई है 50 और कंपनी एक्ट 2013 में 100। तो ये थे आज के प्रश्न। तो बहुत अच्छे प्रश्न लेके आए हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, पेपर जल्दी आने वाला है ये इसी महीने, और अच्छी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू गुड अचीव गुड मार्क्स और एंड होप सक्सेसफुल। थैंक यू।